हेलो स्टूडेंट्स, कैडेट कॉलेज एडमिशन टेस्ट की तैयारी करने वालों के लिए आज का ये एक्सप्लेनर एक मुकम्मल ट्रीट है। एक केमिस्ट्री टीचर होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि आज हम क्लास 9 के चैप्टर 7 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बिल्कुल हैक करने वाले हैं। हम यहाँ इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर होगा जो एग्जामिनर्स बार-बार पेपर्स में पूछते हैं। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा महज एक सिलेबस नहीं है, बल्कि ये कामयाबी की पूरी चीट शीट है। हम क्या क्या कवर करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस की आसान तफहीम, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, फराडे के कवानीन और बैटरियाँ, एलॉयज यानी मजबूती का मुरक्कब, करोजन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और आखिर में हमारा स्पेशल रैपिड फायर एग्जाम रिविजन, ताकि सब कुछ माइंड में फिक्स हो जाए। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, रिडॉक्स रिएक्शंस की आसान तफहीम। दरअसल पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ एक ही बुनियाद पर खड़ी है, और वो है इलेक्ट्रॉन्स का तबादला। बस ये एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझे आधा चैप्टर यहीं क्लियर हो गया। अब जरा इन दो तस्वुरात को आमने सामने रखकर देखते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये एग्जामिनर्स का सबसे पसंदीदा सवाल है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन शामिल होती है, हाइड्रोजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन ज़ाया होते हैं, जबकि रिडक्शन वो इसका बिल्कुल उल्ट है। इसमें हाइड्रोजन शामिल होती है, ऑक्सीजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन्स हासिल होते हैं। इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के उल्ट के तौर पर याद रखना चाहिए, ताकि पेपर में कन्फ्यूजन का कोई चांस ही ना बचे। और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए जहन में लॉक करने की एक ज़बरदस्त ट्रिक है। बस एक लफ्ज़ याद रखना है, ऑयल रिग। जी हाँ, ऑयल रिग। OIL का मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जाना, और RIG का मतलब है रिडक्शन इज गेन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का आना। बस ये एक छोटी सी ट्रिक और MCQs में पूरे नंबर पक्के। चलें जी, सेक्शन 2 पर आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि ये सारे रिएक्शंस असल में कैसे काम करते हैं। लैबोरेटरी के अंदर ये सारा जादू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होता है। अब जरा इन कैटेगरीज को देखें। ये वाला मवाजना तो सीधा पेपर में छप कर आता है। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि भाई इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए कि HCl और NaCl मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग है, और एसिटिक एसिड यानी CH3COOH कमज़ोर है। और हाँ, बेंजीन और ग्लूकोज ये तो बिजली गुजारते ही नहीं, इसलिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की लिस्ट में आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आयंस की इस मूवमेंट पर ज़रा गौर करें। यहाँ सबसे अहम और कभी ना बदलने वाला उसूल ये है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। एग्जामिनर्स को ये उसूल बहुत पसंद है, इसलिए इसे बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट, सेक्शन 3, फैराडे के कवानीन और बैटरियाँ। अब हम जरा एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल पावर को आखिर नापा और महफूज कैसे किया जाता है। यहीं से वो मैथमेटिकल सवालात शुरू होते हैं जो अक्सर टेस्ट में आते हैं। फैराडे का पहला कानून, W = ZAT। यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं और इस फॉर्मूले को अच्छे से जहन नशीन कर लेते हैं। कैडेट कॉलेज के टेस्ट में न्यूमेरिकल्स अक्सर स्टूडेंट्स को फंसा देते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो समझे बहुत से नंबर बच गए। चलें इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। W वो वजन है जो इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। A एम्पियर्स में करंट है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी ट्रिक छुपी है जो एग्जामिनर ज़रूर इस्तेमाल करता है। वो सवाल में वक्त को मिनट्स में दे देगा। ये याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि वक्त को हर सूरत सेकंड्स में तब्दील करना है, वरना सीधा सीधा नंबर कट जाएगा। SI यूनिट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 96,500 कूलम्स। ये फिगर एक फैराडे के बराबर है। इस नंबर को तो बस रट लेना है। ये MCQs में इतनी बार पूछा जाता है कि बस नींद में भी कोई पूछे तो याद होना चाहिए। अब जरा इन दो बैटरीज का मुवाजना करते हैं। एक तरफ ड्राई सेल है जो हमारी दीवार की घड़ियों में डलता है, ये प्राइमरी है, यानी इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ लेड स्टोरेज बैटरी है जो गाड़ियों में होती है, जो सेकेंडरी है और रिचार्ज हो जाती है। साइंस को रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ेंगे तो याद रखना कितना आसान हो जाता है ना। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अलाइज यानी मजबूती का मुरक्कब। अब हम देखेंगे कि धातुओं को मिलाकर उन्हें मज़ीद ताकतवर कैसे बनाया जाता है। ये वाला हिस्सा खालिस्तन मेमोरी का टेस्ट है।
अलाइज को याद रखना बिल्कुल किसी हाई स्पीड मैचिंग गेम की तरह है। एग्जामिनर्स को स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता है कि ब्रास और ब्रॉन्ज में आखिर क्या फ़र्क है। तो याद रखें, ब्रास कॉपर और जिंक से बनता है, जबकि ब्रॉन्ज में कॉपर और जिंक के साथ टिन यानी SN भी शामिल होता है। इन अज्जा को बिल्कुल इसी तरह जहन में बिठाना है। हम सब जानते हैं कि 24 कैरेट सोना 100% खालिस होता है, लेकिन क्या ये मालूम है कि जेवरात में ये खालिस सोना क्यों इस्तेमाल नहीं होता? क्योंकि ये बहुत नरम होता है। इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें चांदी, कॉपर या जिंक मिलाकर 22 कैरेट या 18 कैरेट का अलाय बनाया जाता है। तो अलाइज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने अहम हैं, ये उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। नेक्स्ट, सेक्शन 5, क्रोजन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक हकीकी मसला है और हम इसका हल निकालेंगे। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में आ गए हैं। यहाँ जंग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो केमिकल ढाल है जो हमें बचाती है। लोहे को जंग लगने का अमल असल में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें लोहा एनोड बन जाता है और हवा की नमी कैथोड का काम करती है। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कन्फर्म एग्जाम का सवाल है, वो है जंग का केमिकल फॉर्मूला Fe2O3.NH2O। इस फॉर्मूले को अभी के अभी याद कर लें। जंग से बचने का सबसे ज़बरदस्त तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करके एक धात के ऊपर दूसरी धात की तह चढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पर खुराक महफूज करने वाले डब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, क्योंकि टिन जहरीला नहीं होता और हमारा खाना बिल्कुल महफूज रहता है। और अब सेक्शन 6, रैपिड फायर एग्जाम रिवीजन। तो स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी को दोबारा फिल कर लें। हम आज के सेशन के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। ये वो हकाइक हैं जो टेस्ट में कामयाबी की गारंटी हैं। तो ये रहे हमारे रैपिड फायर फ्लैश कार्ड्स। 1, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। 2, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। 3, 1 फैराडे 96,500 कूलम्स के बराबर है। 4, फॉर्मूला है W = ZAT और टाइम हमेशा सेकंड्स में होगा। और 5, जंग का फॉर्मूला Fe2O3.NH2O है। ये वो फैक्ट्स हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो क्या अब कैडेट कॉलेज एडमिशन टेस्ट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेक्शन में टॉप करने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है? यकीनन इन तमाम अहम पॉइंट्स को समझने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना ही असल कामयाबी है। अगले एक्सप्लेनर तक सीखने का ये शानदार सफ़र यूं ही जारी रखें।